बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने लगे हैं जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है। अब बेसिकली आने वाला वक्त जो है जैसा कि कुछ लोगों को आपको पता होगा, जिनको नहीं है आइडिया वो जाके आज सर्च करें कि जैसे एक वक्त था कि मोबाइल फोन आया और फिर हर बंदे के पास मोबाइल फोन अवेलेबल था और मोबाइल फोन में आपके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन और हर चीज अवेलेबल होती है। तो उसी तरह एक नई इन्वेंशन कह लें, एक नई क्रिएशन कह लें इंसान की, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो हम इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के प्रोसेस में हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यानी कंप्यूटर ऐसे जो इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, तो वो अगले 5 से 10 साल में आपकी जॉब मार्केट में जिस तरह मोबाइल फोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक वक्त में बहुत बड़ा काम था और आपको पता है जैसे बास कंपनी जैसे उबर वगैरह हैं, तो वो जब आई तो वो आते साथ ही अरबों डॉलर की कंपनीज बन गई। ठीक है। यानी कि टोटल उबर की वर्थ जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज्यादा है एक ऐप की, सिर्फ मोबाइल ऐप की। ठीक है। और हमें 1 अरब डॉलर मुल्क को कर्जा चाहिए होता है तो फिर 2 साल पूरा मुल्क जो है वो उसको रगड़ा लग जाता है, तो वो अकेली 100 अरब डॉलर की सिर्फ ऐप है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि वो आज से 10 साल 15 साल पहले जब मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त सीखा, बनाया, किया, तो वो इस लेवल पे पहुंच गए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरह से शुरू हो रहा है तकरीबन, और अगले 5 से 10 साल में पूरी इंडस्ट्री में टेक ओवर कर लेगा। ठीक है। तो जो लोग इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, इसके मुताबिक आगे चलेंगे, इसके अंदर डेवलपमेंट करना सीख लेंगे, तो वो फायदे में रहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाइथन है। ठीक है। तो पाइथन को हम कहते हैं ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लैंग्वेजेस कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम कहते हैं हाई लेवल। हाई लेवल से मुराद ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों की जुबान से काफी ज्यादा मैच करती हो, मिलती जुलती हो। जैसे हम उर्दू या अंग्रेजी बोलते हैं तो जिस तरह हम उर्दू में अल्फाज लिखते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि ये काम करो, ठीक है, तो उसी तरह तकरीबन ये लैंग्वेज भी तकरीबन उस तरह लिखी जाती है। तो यानी कि उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं और कंप्यूटर उसके मुताबिक फिर काम करता है, तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फिर दूसरी चीज है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अमूमन जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आपने सी में या किसी और लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम लिखने के बाद आप कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सके, और फिर उसको चलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लाइन लिखें, रन करें तो उसी वक्त रन हो जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने पड़ते, तो निस्बतन आसान काम हो जाता है। और सबसे ज्यादा मशहूर और इजी टू रीड और बहुत सिंपल लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है जी। तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं पाइथन को सीख के, आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो आप इससे मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो डायरेक्टली आप अपने फोन पे चला सकें। आप इससे डाटा साइंस के जरिए से एनालिसिस कर सकते हैं डाटा का। आपको अंदाजा अगर नहीं है तो इस वक्त दुनिया में डाटा साइंस सबसे हाई डिमांड स्किल्स में से एक है। यानी कि आपको अगर डाटा साइंस आती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, मिसाल के तौर पे फेसबुक कैसे काम करती है, वो आपके बारे में डाटा इकट्ठा करती है कि आप किससे जाके मिले हैं, आपने किससे आपकी दोस्ती है, किससे आपकी लड़ाई है, ताकि वो उसकी बुनियाद पर, उस डाटे की बुनियाद पे आपके मूवमेंट, आपके मैसेजेस, आपकी बातें, उन सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको पोस्टें दिखा सके। ठीक है। और फिर इश्तेहार दिखा सके कि अच्छा मैंने जूते खरीदने हैं, तो फिर वो आपको इश्तेहार दिखाए कि आप ये वाला जूता खरीद लें। ठीक है। तो वो डाटा साइंस की बुनियाद पर ये सारा सिस्टम चलता है। फिर इसी तरह आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप कंप्यूटर के टास्क को ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो आपको रोज करना पड़ता है,
तो वो काम आप ऑटोमेटिकली पाइथन के जरिए से करवा सकते हैं, खुद आपको वक्त उस पर जाया नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग भी बेसिकली यही चीज होती है कि आप इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करता जाता है। इसी तरह मशीन लर्निंग के लिए पाइथन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और वेब डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि वेबसाइट्स बनाने के लिए। और उनमें से मशहूर जो वेबसाइट्स हैं वो इंस्टाग्राम और ड्रॉपबॉक्स का नाम आपने सुना होगा। ड्रॉपबॉक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, फाइलें स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। और इंस्टाग्राम सबको पता है, तो इंस्टाग्राम किस में बनी हुई है? पाइथन में बनी हुई है, ठीक है। और यानी मतलब अगर वो इंस्टाग्राम पाइथन में बनी हुई है तो इसका मतलब है, इतनी मशहूर ऐप अगर उसमें बनी हुई है तो इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं। तो लिहाजा अगर आप पाइथन में अच्छे बन जाएं, प्रोफेशनल हो जाएं, तो आपको अच्छी कंपनीज में इसकी बुनियाद पर जॉब भी मिल सकती हैं। पाइथन क्यों इतनी ज्यादा इस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से क्यों है? इसलिए है कि ये इजी टू रीड है, आसानी के साथ इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि क्या काम करवाया जा रहा है, क्या बात हो रही है। तो दूसरी लैंग्वेजेस जो है वहां पर वो जिस वक्त वो बनी थी उस वक्त कंप्यूटर प्रोग्राम इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, लिहाजा उनके जो अल्फाज होते हैं वो काफी जरा मुश्किल होता है समझना कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। वो अजीब गरीब सिंबल्स डालें, यहाँ पे ये डालें, यहाँ पे वो डालें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी वो खुराफात बीच में से निकाल दी। इन्होंने कहा सिंपल इजी टू रीड होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, देख के समझ आनी चाहिए चीज की। फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी के साथ आप उसको चला सकते हैं। फिर डायनामिक टाइपिंग है एक चीज, आगे चल के हम देखेंगे कि वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह आपने अलजबरा के अंदर एक्स वाई की कीमत मालूम करनी होती है, तो एक्स और वाई वगैरह जो है उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जिनकी कीमत चेंज हो सकती है। तो अमूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस चीज के ऊपर जोर देती हैं कि आप पहले से बताएं कि भाई आपने वाई के अंदर नंबर स्टोर करना है या कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कोई लफ्ज स्टोर करना है या क्या स्टोर करना है। तो अमूमन पाइथन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये इजी टू यूज है। फिर पाइथन की बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, यानी कि तकरीबन लाखों की तादाद में लाइब्रेरीज हैं जो बहुत सारे रूटीन के काम बने बनाए किए हुए आपको मिल जाते हैं, यानी कि वो काम आपको करना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आपको पता है हर वेबसाइट या हर ऐप जो आप खोलते हैं तो उन सब ऐप्स के अंदर एक चीज बड़ी कॉमनली मौजूद होती है। वो क्या चीज है? इस सब के अंदर आपने जाके एक यूजर नेम लिखना होता है, एक पासवर्ड का बॉक्स होता है, एक बटन होता है जिसपे आप क्लिक करते हैं तो लॉग इन हो जाते हैं। तो अब वो लॉग इन का सिस्टम अगर आप मतलब एक ऐप बनाने लगे हैं तो आप 3 दिन लगा के जनाब लॉग इन का सिस्टम बनाएं, उसके बजाय पाइथन क्या करती है, उसमें लाइब्रेरी है, एक लाइन लिखें, आपका सारा सिस्टम बना बनाया आ जाएगा, सिर्फ उसके रंग शंग सेट करें और चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, बल्कि वो किया कराया आपको पहले से मिल जाता है। तो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोग इसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वही लोग ऑनलाइन जाके गप्पे भी मारते हैं, वही ट्विटर के ऊपर ट्वीटें भी करते हैं, वही फेसबुक के ऊपर मीम्स भी बनाते हैं, वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों की लिखी हुई, आप अगर आपको कोई मसला आ रहा है आप सर्च करें, किसी और को भी वही मसला आया होगा, नीचे 10 लोगों ने उसके जवाब दिए हुए होंगे कि ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो लिहाजा आपको बहुत आसानी से इसके जो है हेल्प मिल जाती है लोगों से। अच्छा, अब पाइथन में आपने प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो उसके लिए आपने क्या इंस्टॉल करना है, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, क्या लिखेंगे तो वो चलेगा। तो उसके लिए दो ऑप्शंस आपके पास साइड बाय साइड अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो उसके लिए आपने पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है python.org, वहां से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अभी हम डाउनलोड करके देखेंगे। और फिर पाइथन इंस्टॉल करना है और कोई साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो पाइथन को चला सके, ठीक है। जहां पर हम कोड लिखें तो फिर वो पाइथन के जरिए से चल सके, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे हम VS कोड इस्तेमाल करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड एक कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे और फिर हम कोड लिखकर देखेंगे कि कैसे चलता है। अच्छा, ये तो है कि जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे जैसे गरीब हैं तो आपके पास एक कमजोर सा लैपटॉप होगा जिसके अंदर तो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, जिसके अंदर प्रोसेसर तो रैम बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करें, मतलब मैंने मशीन लर्निंग करनी है, मशीन लर्निंग के लिए तो
सुपर कंप्यूटर चाहिए। अब मेरे पास पूरा लाहौर में मैं ढूंढूं तो मुझे सुपर कंप्यूटर बड़ी मुश्किल से कहीं पे शायद मिले, वो भी हजारों रुपए घंटे के ऊपर मुझे किराए पे मिलेगा, तो मैं कहाँ से चलाऊं। तो उसके लिए फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप गूगल कोलैब इस्तेमाल करें। गूगल कोलैब एक ऑनलाइन सिस्टम है गूगल का, जिसमें आप फ्रीली एक सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए एक सुपर कंप्यूटर को रिजर्व कर सकते हैं, उसकी अच्छी खासी रैम होगी, उसके अंदर कुछ स्पेस होगी, उसके अंदर ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल्ड होंगी। आप वहां पे जाकर अपना पाइथन का कोड लिखेंगे, मतलब आपने एआई का कोड कुछ लिखना है तो वो कोड आप वहां पे जाकर लिखेंगे, रन करेंगे तो वो वहां पे बिल्कुल वैसे ही रन होगा जैसे वो एक्चुअल सुपर कंप्यूटर के ऊपर रन होता है। वो आपने बना लिया, फिर आप उसको किसी जगह पर और ले जा सकते हैं। तो फ्री क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जहां पर यानी कि ऑनलाइन आप अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हैं, जितना भी आप कोड लिखते हैं वहीं पे स्टोर करें, वहीं पे आप उसे रन करें। अभी हम उसे चलाकर देख लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, सिर्फ आपको गूगल का अकाउंट चाहिए जो आप मोबाइल के ऊपर जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, उसी अकाउंट के जरिए से आप गूगल कोलैब के ऊपर चले जाएंगे और वहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर पाइथन के अंदर दो मेन चीजें और होती हैं। एक हमने लाइब्रेरीज की बात कर ली कि बना बनाया कोड आपको मिल जाता है, आपने एक लाइन लिख के उस कोड को अपने कोड का हिस्सा बना लेते हैं और वो सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो इनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं और आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लाइब्रेरीज के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपका वक्त बच जाता है। आपका कोड जो है, मसलन अगर आपने 10 जगह पर लॉगिन की स्क्रीन बनानी है तो 10 दफा आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, आप एक ही कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी फिर हो सकता है कि मैं जनाब कोई कोड लिख रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी गलती कर जाऊं कि किसी का पासवर्ड, कल को मतलब लाख बंदे मेरी ऐप यूज कर रहे हैं, किसी और ने किसी और का पासवर्ड लगाया और वो चल गया, तो इस तरह की भी तो गलतियां हो सकती हैं। मेरे कोड लिखने में ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से किसी का डाटा लीक हो जाए। तो जब आप लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस तरह की गलती नहीं होती, क्योंकि उस लाइब्रेरी को बीसियों लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, प्रोफेशनल कोडर्स ने मिलकर बनाया हुआ है। और उसकी वजह से फिर अगर वो यानी किसी को, एक बंदे को गलती मिल गई, दूसरे बंदे को गलती मिल गई, तो वो मिल के उसको करेक्ट कर देते हैं। तो उसमें इस तरह की गलतियां फिर नहीं होती लाइब्रेरीज को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हर लाइब्रेरी के साथ फिर कम्युनिटी सपोर्ट होती है, यानी कि वहां पर मतलब जिन जिन लोगों ने वो लाइब्रेरी इस्तेमाल किया है वो वहां पे गपशप लगा रहे होते हैं कि यार इसमें ये मसला है, या इसका ये फीचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, या इस फीचर को इस्तेमाल कैसे करना है, तो कोई और गाइड कर रहा होगा कि ये इस तरह कर लें। तो वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है। फिर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, यूट्यूब पे उन लाइब्रेरीज के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो बहुत आसान काम हो जाता है। फिर एक और चीज पाइथन के केस में हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, इसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्रेमवर्क लाइब्रेरी की निस्बत बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम्स क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे अब हमने बात की कि पाइथन के अंदर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं और पाइथन के अंदर आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, दोनों बहुत ज्यादा मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अब मोबाइल ऐप बनाने के लिए मतलब मोबाइल के ऊपर फैसिलिटीज और तरह की अवेलेबल होती हैं, वहां पे स्क्रीन के साइज और हैं, वहां पे उसके अंदर जो सेंसर वगैरह लगे हुए हैं वो और हैं। तो उसके मुकाबले में लैपटॉप के अंदर चीजें जरा और नौयत की होती हैं, या जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज चला रहे हैं तो वो और तरह की होगी। तो हर जगह की एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। अब इन सारी चीजों के लिए जब आपने कोड लिखना है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे, डिफरेंट फैसिलिटीज चाहिए होंगी। तो फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं? फ्रेमवर्क्स आपको वो सारे टूल प्रोवाइड करते हैं जो आपको किसी एक चीज को चलाने के लिए, किसी एक सिस्टम के ऊपर ऐप बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर हर जगह के अपने कन्वेंशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मोबाइल के ऊपर कोई चीज आपने ऐप डेवलप करनी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वेब ब्राउजर के अंदर चलने वाली, इंटरनेट के ऊपर चलने वाली वेबसाइट की निस्बत डिफरेंट होंगे। तो वो सारी चीजें आपको फ्रेमवर्क्स के अंदर मिलती हैं। तो मोबाइल के लिए फ्रेमवर्क्स अलग हैं पाइथन के, और मसलन एप्स के लिए अलग हैं।